हाँ जी, सभी को प्यार भरी नमस्कार, राम राम। कैसे हो सारे लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सारे बच्चे हैं, एक बार सारे बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे। जैसे हमारी राजस्थान ज्योग्राफी चल रही थी बेटा, और राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर चल रहा था भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश के अंदर हमने पहला भौतिक प्रदेश चालू किया था, थार का मरुस्थल। और थार के मरुस्थल के अंदर हमने एक पोर्शन को कंप्लीट कर लिया, जिसका नाम है बेटा आपका शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। देखो मैं रिवाइज कर देता हूँ। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का जो क्षेत्रफल होता है वो 75,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। जिसके अंदर हमने बालू का स्तूप और बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त दोनों हमने कवर कर लिए थे। आज आप हेडिंग लगाएंगे दूसरा भौतिक इसी का पार्ट, वो है आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। कौन सा है बेटा? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश यानी ये मरुस्थल के भाग हैं, और मरुस्थल का दूसरा जो भाग है वो कौन सा आपका? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, सेमी एरिड डेजर्ट एरिया। यानी सेमी एरिड जो डेजर्ट एरिया है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट आप हेडिंग लगाएंगे और शानदार तरीके से हम इसको रिवाइज करेंगे बेटा। ठीक है। तो एक बार सारे बच्चे हैं क्लास को शेयर कर देंगे, जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलें आगे। चलो देखो, जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है बेटा, उसमें 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक क्या होती है? वर्षा होती है। 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यानी ऐसा मरुस्थलीय प्रदेश जिसमें 50 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर से अधिक तथा 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, वह क्षेत्र कौन सा कहलाता है? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद में जो आपको अगर हम बात करें अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अध्ययन की, यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल का अध्ययन अगर हमें करना हो, अर्ध शुष्क मरुस्थल का अध्ययन, तो जैसे हमने शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटा था। एक हमने बालू का स्तूप युक्त को पढ़ा था और एक बालू का स्तूप मुक्त को पढ़ा था। दोनों को हमने पढ़ा है। तो उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे ये वाला पॉइंट। देखो क्या होता है, अर्ध शुष्क जो मरुस्थल का जो भाग है, इसको अध्ययन की दृष्टि से चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बेटा? चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है बेटा चार भाग? देखो, पहला भाग आपका है वो कौन सा हो जाएगा? पहला जो भाग है वो कौन सा हो जाएगा आपका? पहला भाग हो जाएगा ऊपर से अगर हम बात करें तो घग्गर बेसिन। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो लूणी बेसिन। ठीक है। तीसरा अपना हम पढ़ेंगे इसके अंदर आपका शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। ठीक है। नंबर चार हम पढ़ेंगे इसके अंदर नागौरी उच्चभूमि। नागौरी उच्चभूमि यानी हमें पढ़ना है घग्गर कैचमेंट एरिया, लूणी कैचमेंट एरिया, आपका शेखावटी जो इनलैंड जो आपका एरिया है वो, और जो नागौरी जो आपका अपलैंड जो एरिया है वो। हमने चार डिवीजन में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। दो तो बेसिन है, एक अंतः प्रवाह है और एक उच्च भूमि है। ठीक है। तीनों चीजें हमें पढ़नी है, तो ये सॉरी चारों चीजें हमें पढ़नी है। तो ये आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल का क्या हो जाएगा? अध्ययन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप पहली हेडिंग लगाएंगे इसके अंदर। तो पहली हेडिंग की अगर हम बात करें तो आपका जो घग्गर बेसिन है उससे हम स्टार्ट करते हैं, है ना। किससे स्टार्ट करते हैं? घग्गर बेसिन से स्टार्ट करते हैं। आपका जो घग्गर जो नदी है, घग्गर रिवर कैचमेंट एरिया है। ठीक है। घग्गर जो बेसिन है, घग्गर बेसिन क्या होता है बेटा? बेसिन होता है किसी भी नदी का प्रवाह क्षेत्र। कैचमेंट एरिया को हम बेसिन बोलते हैं कि नदी कौन कौन से क्षेत्र से प्रवाहित हो रही। तो आपको पता है अपनी जो घग्गर नदी है वो राजस्थान में तलवाड़ा से प्रवेश करती है। किससे? तलवाड़ा से प्रवेश करती है और तलवाड़ा झील से प्रवेश करती है ना। तो वहां से अगर हनुमानगढ़ से प्रवेश करेगी बेटा, हनुमानगढ़ से प्रवेश करके और गंगानगर, गंगानगर वाले बेल्ट में, तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र को कौन से क्षेत्र में काउंट किया जाता है बेटा? आपका घग्गर बेसिन में काउंट किया जाता है। किस में काउंट किया जाता है बेटा? घग्गर बेसिन में काउंट किया जाता है। तो सारे बच्चे इसमें लिखेंगे कि घग्गर नदी का, इसको अपवाह तंत्र में अच्छे से पढ़ेंगे। घग्गर नदी को, घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र, कैचमेंट एरिया ऑफ घग्गर रिवर, है ना। तो घग्गर रिवर का जो कैचमेंट एरिया है उसी को हम घग्गर बेसिन के नाम से जानते हैं। और उसको जो अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग इसको माना जाता है बेटा। किसको माना जाता है? अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग ही माना जाता है। ठीक है। तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा वो कौन कौन सा हो जाएगा? गंगानगर हो जाएगा, गंगानगर, श्री गंगानगर। उसके बाद में हनुमानगढ़,
और अगर हम बात करें, वैसे तो अलग हुआ था वो जिला, लेकिन अलग नहीं है, तो अनूपगढ़ को भी इसमें काउंट कर लेंगे। अनूपगढ़ होता है वैसे ना, अनूपगढ़ नया जिला बन गया था लेकिन वापस हटा दिया गया, तो इसको स्टार करके लिख देना, कई बार पूछ लेता, बाकी कोई जरूरी नहीं है, अनूपगढ़ को स्टार करके लिख लेना। तो आपका मेन एरिया वो कौन सा हो जाएगा, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ हो जाएगा, जहां पे आपका घग्गर बेसिन बना हुआ है। तो ये अर्ध शुष्क मरुस्थल का ही भाग है। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल एक तो कहाँ हो गया, घग्गर का जो प्रवाह क्षेत्र है वहां हो जाएगा। ठीक बात है सर, आगे देखो, आगे देखें, इस जो घग्गर नदी का जो बेल्ट है ना, इस घग्गर नदी का जो बेल्ट है, हनुमानगढ़ में जैसे ये नदी है घग्गर नदी, उसको क्या कहा जाता है। तो हनुमानगढ़ की बात करें हम बेटा, किसकी बात करें, हनुमानगढ़ की अगर हम बात करें, तो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को, घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को, घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को नाली या पाट क्षेत्र कहा जाता है, नाली या पाट क्षेत्र कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंटली आप याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है नाली और पाट। ठीक है, किसमें, हनुमानगढ़ में नाली या पाट कहा जाता है किसको। ऐसे प्रश्न बेटा आपके छप सकते हैं और आए हुए क्वेश्चन भी हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें, अगर हम बात करें, तो एक आपको याद वर्ड देखने को मिलता है, काठी या बग्गी। एक वर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, काठी या बग्गी। क्या होता है काठी या बग्गी, वॉट इज काठी एंड बग्गी, क्या होता है काठी और बग्गी। तो जब ये घग्गर नदी आएगी बेटा, तो घग्गर नदी अपने साथ क्या लेके आती है, चिकनी और उपजाऊ मिट्टी लेके आती है ना, जलोढ़ मृदा लेके आती है, जो चिकनी होती है और उपजाऊ होती है। तो आपके जो अपवाह क्षेत्र में जो घग्गर नदी, जो आपका जो कैचमेंट एरिया वाला जो एरिया है, जो घग्गर नदी का जो कैचमेंट एरिया है, उसमें उपजाऊ, उपजाऊ है, चिकनी मृदा को, उपजाऊ है चिकनी मृदा को क्या कहते हैं, काठी या बग्गी कहते हैं, काठी या बग्गी कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है ये उपजाऊ या चिकनी मिट्टी, कहाँ पाई जाती है बेटा आपकी, ये आपकी पाई जाती है घग्गर बेसिन में। कहाँ, घग्गर बेसिन में जो आपकी चिकनी और जो उपजाऊ मिट्टी है, उसको हम क्या कहते हैं, काठी या बग्गी कहा जाता है, काठी या बग्गी कहा जाता है। इस जो कैचमेंट एरिया है अपना, जो ये घग्गर नदी वाला, इस कैचमेंट एरिया में जो प्रमुख फसलें होती हैं बेटा, वो प्रमुख फसलें कौन सी होती हैं, प्रमुख फसलें कौन सी होती हैं, आप बता सकते हो मेरे को। यहाँ पे प्रमुख फसलें कौन सी होती है, तो बेटा यहाँ पे गेहूं होता है, यहाँ पे चावल होता है, यहाँ पे कपास खूब होता है। क्या होता है बेटा, कपास खूब होता है। यहाँ पे जौ खूब होते हैं, क्या होते हैं, जौ खूब होते हैं। तो जौ, कपास, गेहूं, और अगर जहाँ चावल की बात करेंगे तो वहाँ गन्ना भी हो सकता है। जहाँ पे कपास की बात करें, जहाँ आप चावल की बात करें, तो वहाँ गन्ना भी हो सकता है। तो ये उत्पादित क्या है, आपकी फसलें हैं। इस क्षेत्र में उत्पादित फसलों के नाम अगर हम देखेंगे तो ये पाई जाएंगे। तो आपको हमने घग्गर बेसिन देखा, और घग्गर बेसिन के बारे में दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ मैं एक बार, देखिएगा। पहली बात करेंगे हम घग्गर बेसिन के बारे में। तो घग्गर बेसिन है वो घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र है, ठीक बात है, कैचमेंट एरिया ऑफ घग्गर रिवर। उसके बाद में अगर हम बात करें, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ के अंदर ये क्या है, विस्तृत है, फैला हुआ है। उसके बाद में अगर हम बात करें, तो आपका जो हनुमानगढ़ है, उस हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के जो अपवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, नाली या पाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, नाली या पाट कहा जाता है। काठी या बग्गी, उपजाऊ या चिकनी मृदा को क्या कहते हैं हम, काठी या बग्गी कहा जाता है, जो घग्गर बेसिन में है। और इसमें जो प्रमुख फसलें जो उत्पादित होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पे गेहूं होती है बेटा आपकी, गेहूं, चावल, मक्का। और अगर हम बात करें गन्ने की, तो गन्ना भी यहाँ पे खूब होता है। कपास की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, गेहूं की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हम पढ़ते हुए कि श्री गंगानगर को राजस्थान का क्या कहते हैं, अनाज का कटोरा भी कहते हैं। यहाँ कपास भी खूब होता है ना, कपास भी खूब होता है। फसलों वाले, कृषि वाले चैप्टर में हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बाद में अगर हम आगे देखें बेटा, दूसरा हमने जो डिविडेशन किया है वो क्या किया है, लूनी बेसिन। दूसरा डिविडेशन हमने क्या किया है, लूनी बेसिन। तो लूनी नदी का जो कैचमेंट एरिया है वो क्या हो जाएगा आपका, लूनी बेसिन हो जाएगा। लूनी नदी का जो कैचमेंट एरिया है वो क्या हो जाएगा, लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप लूनी बेसिन हेडिंग लगाएंगे, उसके बारे में हम लिखेंगे। तो देखो, लूनी नदी की सबसे बड़ी जो सॉरी लूनी नदी की जो सहायक नदी है एक, उसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो कैचमेंट एरिया का मतलब क्या होता है, कैचमेंट एरिया यानी अपवाह क्षेत्र का मतलब ये नहीं होता जहां से मुख्य नदी निकल रही है, नहीं, जहां से सारी नदियां मिलकर उसकी जो सहायक नदियां भी जहां से आ रही हैं वो भी उसका क्या होता है, अपवाह क्षेत्र होता है, कैचमेंट एरिया होता है। इसका मतलब देखो, जैसे अपने ये लूनी नदी है वो अपने नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। अपवाह तंत्र वाले चैप्टर में हम अच्छे से कवर करेंगे वैसे इसको, लेकिन ये कहाँ से निकलती है, ऐसे निकलती है ना। एक सेकंड, ठीक है, अजमेर से निकलेगी, अजमेर से नीचे कहाँ आएगी, ब्यावर। ठीक है, ब्यावर के बाद में ये आपका जोधपुर, ठीक है,
फिर पाली, फिर ये नीचे आएगा बालोतरा, बालोतरा के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर के बॉर्डर से होते हुए, बाड़मेर जालोर सांचौर के बॉर्डर से होते हुए कहाँ चली जाती है ये, कच्छ का रण, और कच्छ का रण के में जाकर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो ये आपका ये अपने लूनी नदी का क्या है, प्रवाह क्षेत्र है। तो इस एरिया को क्या बोलेंगे हम, लूनी बेसिन के नाम से जानते हैं बेटा। इस क्षेत्र को किसके नाम से जानते हैं, लूनी नदी के नाम से जानते हैं। अब देखो हम बात करें भैया ब्यावर और अजमेर के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र है वो अरावली में काउंट होता है, और जो मैदानी प्रदेश है वो लूनी बेसिन में काउंट होता है। किस में काउंट होता है, लूनी बेसिन में काउंट होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, क्या नहीं होना है, जहां पे मैदानी प्रदेश बनाते हुए निकलते हैं। अब देखो एक चीज बताओ, ये कहाँ से निकली है, देखो यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे पूरब है, यहाँ पे दक्षिण है, यहाँ सॉरी यहाँ पे पश्चिम है, और यहाँ पे दक्षिण है। तो हम बोल सकते हैं कि लूनी नदी के आधार पे कि राजस्थान के जो थार का मरुस्थल है उसका जो ढाल है बेटा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, क्योंकि लूनी नदी का प्रवाह किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें बालोतरा, जब यहाँ ज्यादा बारिश होती है तो बालोतरा अपने खड्डे में, यहाँ पे क्या है, थोड़ा ढलान में है, तो इसलिए बालोतरा के अंदर क्या आती है, बाढ़ आ जाती है। जब अजमेर के अंदर ज्यादा बारिश होगी, प्रश्न आया हुआ है, आरपीएससी कई बार पूछ चुकी है क्वेश्चन कि भाई जब नाग पहाड़ यहाँ अजमेर में ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ कहाँ आती है, तो बाढ़ आती है बालोतरा में, क्योंकि ये थोड़ा ढलान वाला क्षेत्र है। ठीक बात है, ठीक बात है गुरु। आगे देखो, बालोतरा के बाद में ही ये नदी यहाँ पे माइकासिस्ट चट्टानें होती हैं, और माइकासिस्ट चट्टानों के कारण यहाँ पे जो लवणीयता है वो बढ़ जाती है। ये माइकासिस्ट चट्टानें थोड़ी ऊपर हो जाती हैं, इसलिए ये पहले तो होती है मीठी, और बाद में नदी क्या बन जाती है, खारी। इसलिए लूनी नदी को क्या कहते हैं, मीठी खारी नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये आधी खारी है और आधी मीठी है। ठीक बात है क्या। तो ये अपना कैचमेंट एरिया किसका है, तो हम लूनी बेसिन किसको बोलेंगे, लूनी नदी का, लूनी की एक सहायक नदी है जमाई, है ना। लूनी व जमाई नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, लूनी नदी व जो, और जो जवाई नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसको हम कौन सा बेसिन बोलेंगे बेटा, लूनी बेसिन बोलेंगे। और ये किसका भाग है, आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग है। किसका भाग है, अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग है, जिसका विस्तार हमने देख लिया कि बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालोर, जोधपुर, सिरोही इनमें है। बिल्कुल है। चलें आगे। इसका जो कैचमेंट एरिया ये हो गया। हमने अजमेर और ब्यावर को काउंट क्यों नहीं किया इसमें, क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा ये अपने अरावली वाले किस में आ जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र उसमें अरावली में काउंट कर लिया जाता है इसको। तो ये हम जोधपुर, पाली, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर इस वाले बेल्ट को ही कवर करते हैं। सिरोही वाले बेल्ट को, जैसे यहाँ पे नीचे सिरोही भी है तो सिरोही भी काउंट होता है कुछ भाग इसका। तो ये जो कैचमेंट एरिया है कौन सा, जोधपुर, पाली, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, ऊपर थोड़ा हाँ जोधपुर आ गया, सिरोही, इस प्रकार ये जो काउंट होता है ये किस में होता है, आपका लूनी बेसिन में काउंट होता है। इसका विस्तार आप देख लेंगे यहाँ से। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखेंगे बेटा। अब देखो लूनी बेसिन पूर्वी सीमा पर लूनी बेसिन का जो पूर्वी बेस जो आपका क्या है, पूर्वी का मतलब ये हो गया, मतलब यहाँ पे जो बॉर्डर बनेगा वो पाली में बनेगा, और पाली के अंदर जो बॉर्डर बनता है उसको बोलते हैं काला डूंगर। क्या बोलते हैं, तो इसको काला डूंगर से काउंट किया जाता है। पाली के किससे काउंट किया जाता है, काला डूंगर से काउंट किया जाता है। काला डूंगर बोल सकते हैं इसको, भूरा डूंगर भी बोलते हैं। तो भैया हमें ये ब्यावर को और अजमेर को काउंट नहीं करेंगे तो पाली से स्टार्ट करेंगे। तो पाली का कौन सा बेल्ट कहाँ आता है, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो काला भूरा डूंगर से काउंट करते हैं, जो कहाँ पे आपका पाली में है। कहाँ पे है, तो पूर्व में कहाँ पे स्थित है भाई, पूर्वी सीमा कहाँ है इसकी, और पश्चिमी सीमा आपको समझ में आएगी क्योंकि सिरोही है। कहाँ पे है, सिरोही है। आगे चलें आगे, अरे चलें क्या आगे, चलो सर। अब देखो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इस बेसिन की कुछ विशेषताएं हैं वो नोट करेंगे आप, इसकी कुछ विशेषताएं हैं वो नोट करेंगे। देखो क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। पहली विशेषता तो क्या है, पहली विशेषता तो क्या है कि नेहड़ या रण क्या होता है। पहली विशेषता तो हम पढ़ेंगे नेहड़ या रण क्या होता है, नेहड़ या रण क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेहड़ या रण क्या है, या नेहड़ या रण से आप क्या समझते हैं बताओ। देखे नेहड़ या रण से क्या समझते हैं बताओ, बताओ बताओ। तो नेहड़ या रण जालोर वाले बेल्ट में, जालोर, जालोर या साचोर बोल सकते हैं क्योंकि अलग हुआ जिला तो दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं आपको। जालोर या साचोर में आपका जो लूनी नदी का जो, लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को, लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को नेहड़िया क्या कहा जाता है, रण कहा जाता है। किसको, लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को नेहड़िया रण कहा जाता है। इतनी बात आप समझेंगे। नेहड़िया रण आपको डायरेक्ट पूछे तो आपको क्या बताएंगे कि लूनी नदी का ही प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है ना। हाँ, जैसे इसके एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है जैसे आपकी पंचपदरा है। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके,
जैसे पंचपतरा, आपकी पंचपतरा झील कहाँ है, तो ये पंचपतरा झील किसके उदाहरण है, इस रण के ही उदाहरण है, नेहड़िया रण के ही उदाहरण है। उसके बाद में एक चीज आती है यहाँ पे बेटा, लवणीय पादप खूब पाए जाते हैं। कौन से पादप, लवणीय पादप यहाँ पे खूब पाए जाते हैं। तो नेहड़िया रण के बाद में दूसरी हेडिंग आप लगाएंगे लवणीय पादप। तो इस अपवाह क्षेत्र में लवणीय पादप भी पाए जाते हैं, और ये सर्वाधिक जो लवणीय पादप है बेटा, ये कहाँ पाए जाते हैं, आपके बालोतरा में। सर्वाधिक जो लवणीय पादप है वो किस में पाए जाते हैं, बालोतरा में, क्योंकि बालोतरा के अंदर जो माइकासिस चट्टाने हैं, है ना, जो लवणीय जो चट्टाने हैं वो थोड़ी ऊपर होती हैं, उससे पहले थोड़ी गहराई में होती हैं, लेकिन उसके बाद में ऊपर आ जाती हैं, इसलिए वहां पे लवणता की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए बालोतरा के बाद में ये नदी कैसी बन जाती है, ये खारी बन जाती है। तो सर्वाधिक जो लवणीय पादप वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, बालोतरा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। चले आगे, अरे चले आगे। हाँ, अब देखो, आपको मैंने बताया कि भाई बुरा डूंगर से हम, काला बुरा डूंगर से हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो एक क्षेत्र पड़ता है रोही क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, रोही क्षेत्र। क्या होता है रोही क्षेत्र, कहाँ पे, तो देखो ये अरावली आपकी, है ना, ये आपकी अरावली माउंटेन सीरीज है। और उसके बाद में यहां से आपका लूनी बेसिन चालू हो गया। यहाँ पे क्या है आपका, लूनी बेसिन, और ये आपकी क्या है, अरावली। तो लूनी बेसिन और अरावली के बीच में जो उपजाऊ भूमि है, ये जो उपजाऊ भूमि है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रोही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोही बोलते हैं। हम आम भाषा में घर पे भी बोलते हैं कि रोही का मंजार है। रोही का मतलब होता है उपजाऊ भूमि, है ना, उपजाऊ भूमि। तो ये अरावली और लूनी बेसिन के मध्य जो उपजाऊ मैदान है, उनको हम किस नाम से जानते हैं, रोही के नाम से जानते हैं बेटा। किसके नाम से जानते हैं, रोही के नाम से जानते हैं। चले आगे, अरे चले क्या, अब चलो आगे। एक वर्ड और यूज में लेना बेटा, यहाँ पे इसी क्षेत्र के अंदर एक आपको वर्ड यूज में लेना है, इंसेलबर्ग। क्या नाम में लेना है, इंसेलबर्ग। देखो इंसेल का शब्द का अर्थ क्या होता है, और बर्ग शब्द का अर्थ क्या होता है, दोनों का अर्थ हम समझेंगे। अगर कोई किसी को पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इंसेल का मतलब क्या होता है, बर्ग का मतलब क्या होता है, बताओ, देखें, बताओ। तो बेटा ये दोनों ही जो इंसेलबर्ग है, ये जर्मन भाषा के शब्द है। कौन सी भाषा के शब्द हैं, जर्मन भाषा के शब्द हैं। और जर्मन भाषा के इंसेल शब्द का मतलब होता है द्वीप। क्या मतलब होता है, आइलैंड। क्या नाम मतलब होता है, आइलैंड, आइलैंड। और बर्ग का मतलब होता है पहाड़। क्या मतलब होता है, पहाड़ यानी माउंटेन। ठीक है। तो बेटा इंसेलबर्ग का मरुस्थल से क्या लिंक है, तो बेटा मरुस्थल के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र है, मान लो पहले उसके ऊपर मिट्टी मिट्टी थी, और ये चारों तरफ मरुस्थल ही मरुस्थल है, और मरुस्थल के बीच में कोई एक ऐसा पहाड़ बन गया। क्या बन गया, पहाड़ बन गया, पथरीली जमीन है जो चारों तरफ से उसकी मिट्टी कट गई, तो आपको ऐसा फील होगा जैसे कोई द्वीप। द्वीप क्या होता है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ। लेकिन यहाँ पे ये पहाड़ी क्षेत्र है बेटा, बर्ग क्षेत्र है ना। और ये बर्ग क्षेत्र किससे घिरा हुआ है, माटी से, मरुस्थल की मिट्टी से घिरा हुआ है ना। अपनी माटियों गिरड़ है, तो माटियों गिरड़ है, तो बेटा बर्ग, बर्ग का मतलब क्या हो गया, पहाड़। इंसेलबर्ग को यहाँ पे समझेंगे। इंसेलबर्ग जो आपका जर्मन भाषा का शब्द है बेटा, जिसके अंदर इंसेल का मतलब होता है द्वीप, और बर्ग का मतलब होता है पहाड़ी, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर अगर हवा के प्रवाह के कारण या किसी भी अपर्दन के कारण अगर उसके चारों तरफ की मिट्टी हट जाती है, तो एक पथरीला भाग उभर जाता है, और चारों तरफ उसके मरुस्थल होता है। तो चारों तरफ अगर मरुस्थल, तो उसको बोलेंगे द्वीप भाग। और क्या निकला है बेटा, माउंटेन, यानी क्या निकला, बर्ग निकला है। तो इंसेल बर्ग का मतलब हो गया कि मरुस्थलीय क्षेत्र में अगर वर्दा के अपर्दन के द्वारा कोई पथरीला भाग उभर जाता है, तो उस भाग को हम क्या बोलेंगे, इंसेल बर्ग के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, इंसेल बर्ग पूछ लेता है कई बार। क्या पूछ लेता है, इंसेल बर्ग आपसे पूछ लेता है। तो इंसेल बर्ग आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। और ये सबसे ज्यादा बेटा कहाँ पे है, जो जालोर और जालोर की जो पहाड़ियां हैं ना, जालोर की जो पहाड़ियां हैं, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। जालोर में जो स्थित पहाड़ियां, वो इंसेलबर्ग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि बेटा वो मरुस्थलीय भाग में क्या है, ऊपर उठी हुई पहाड़ियां हैं। तो इंसेलबर्ग का सबसे बेस्ट एग्जांपल जालोर की पहाड़ियां हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेंगे। अब देखें आगे, लूनी बेसिन हमने कंप्लीट कर लिया, है ना। लूनी बेसिन हमने कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले हमने देखा कि इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो क्या होगा, लूनी जुवाई नदी का क्या होगा, अपवाह क्षेत्र होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लूनी बेसिन। नागपाड़ा और ब्यावर को हम, सॉरी, अजमेर और ब्यावर को हम काउंट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अरावली का पार्ट हो जाता है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करें भैया, तो सबसे पूर्वतम भाग क्या होता है, काला भूरा डूंगर, वहां से इसको स्टार्ट करते हैं। पाली, बाड़मेर, जोधपुर, बालोतरा, आपका जालोर, सिरोही वाले बेल्ट के आते आते ये अच्छा क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका लूनी बेसिन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, लूनी बेसिन कहलाता है। इंपॉर्टेंटली आप याद रख लेंगे। उसके बाद में भैया हमने इसकी विशेषताएं देखी, लूनी बेसिन की विशेषताएं क्या क्या है। तो इसमें एक वर्ड देखा हमने,
हमने नेहड़, नेहड़ क्या होता है, जालोर और सांचौर में लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, नेहड़ कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पे लवणता की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए लवणीय पादप पाए जाते हैं, वो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, बालोतरा में पाए जाते हैं। मैंने इसका रीजन भी बता दिया था आपको। उसके बाद में हमने देखा रोही क्षेत्र, रोही क्षेत्र कहाँ कहेंगे इसको, कि भाई लूणी बेसिन और अरावली के मध्य का जो उपजाऊ भूमि मैदान है उसको हम क्या बोलते हैं, रोही क्षेत्र बोलते हैं। ठीक बात है। उसके बाद में आगे हमने देखना है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग जर्मन भाषा का शब्द जिसका मतलब होता है, इंसेल का मतलब होता है द्वीप, बर्ग का मतलब होता है पहाड़, यानी हम इसका क्या लिख देंगे कि भाई मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में है ना, मरुस्थलीय क्षेत्र में पथरीले भाग का उभरा हुआ भाग, पथरीला भाग उभरना इंसेलबर्ग कहलाता है, इंसेलबर्ग कहलाता है। ठीक है, तो ये इंसेलबर्ग का सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका जो एग्जांपल मैंने अभी बताया था कि आपके जो जालोर की जो पहाड़ियां हैं, जालोर की पहाड़ियां इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, जालोर की पहाड़ियां वो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। चलें आगे। जालोर के साथ आप बाड़मेर बालोतरा भी ले सकते हो, है ना, बाड़मेर और बालोतरा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेटा। बाड़मेर और बालोतरा की पहाड़ियां भी इसका क्या हो जाएंगी, एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलें आगे। अगला प्रवाह क्षेत्र अपने को पढ़ना है। दो प्रवाह क्षेत्र हमने पढ़ लिए, अर्धशुष्क को हमने 4 भागों में बांटा था, 2 हमने पढ़ लिए, अब 2 बचे हुए हैं। अब हेडिंग लगाएंगे तीसरा नंबर, नागौरी उच्च भूमि। नागौरी अपलैंड एरिया, सॉरी नागौरी उच्च भूमि, है ना, नागौरी अपलैंड एरिया। क्या मतलब है, देखो जैसे आप बाड़मेर बालोतरा से ऊपर जाते हो, जोधपुर से नीचे आते हो, तो बेटा आपको जो नागौर वाला बेल्ट है, नागौर और कुचामन डीडवाना बेल्ट वाला बेल्ट है, उस बेल्ट के अंदर वो भूमि थोड़ी ऊपर उठी हुई है, वो भूमि क्या है, थोड़ी ऊपर उठी हुई है, उसी कारण इसको क्या बोलते हैं हम, नागौर उस भूमि बोलते हैं। यानी नागौर, नागौर व कुचामन डीडवाना में, कुचामन डीडवाना में भूमि का कुछ भाग उच्च है, ऊंचा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, नागौरी उच्च भूमि बोलते हैं, नागौरी उच्च भूमि बोलते हैं। नागौर डीडवाना कुचामन और कुछ भाग इसका अजमेर का भी आता था, काउंट करो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसकी जो भाई कितना ऊंचा है, तो इसकी जो औसत ऊंचाई होती है ना बेटा, औसत ऊंचाई, भाई हमने नॉर्मल मरुस्थल की ऊंचाई कितनी देखी थी, 100 से 300 मीटर, 100 से या 150 से 300 मीटर मान लो, तो 300 मीटर से ऊपर है, तो 300 से 500 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर है औसत ऊंचाई इसकी, 300 से 500 मीटर ऊंचा, इसलिए तो इसको उच्च भूमि बोला, वरना तो मरुस्थल के अंदर ही काउंट कर लेते हम। तो ये नागौर के अंदर, यानी नागौर कुचामन डीडवाना और इसका कुछ आंशिक भाग अजमेर का भी आता है, तो ये इसकी औसत ऊंचाई वो क्या है, 300 से 500 मीटर ऊपर उठा हुआ होता है, उस बेल्ट को हम क्या बोलेंगे। अब देखो इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं, इंपॉर्टेंट याद कर लेना विशेषताओं को, इंपॉर्टेंट है याद कर लेना, है ना, विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता, यहाँ पे एक कुबड़ पट्टी पाई जाती है, क्या पाई जाती है बेटा, इसी को कुबड़ पट्टी बोलते हैं, इसी को बांका पट्टी बोलते हैं। कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी क्या होती है, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी व बांका पट्टी क्या होती है, तो देखो एक साइड आपका क्या है, नागौर है, और एक साइड आप, सॉरी, एक साइड आपका क्या है, अजमेर है। तो नागौर और अजमेर वाले बेल्ट के बीच में यहाँ पे लवणता की मात्रा ज्यादा है, यहाँ पे पानी में किसकी मात्रा ज्यादा है, और लवणता की अगर बात करें तो फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। किसकी मात्रा ज्यादा है बेटा, फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। तो इस फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण इस बेल्ट में जो लोग रहते हैं ना, इस बेल्ट में जो लोग रहते हैं उनको एक रोग हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्लोरोसिस रोग। कौन सा रोग, फ्लोरोसिस रोग, और इसी रोग को बोलते हैं कुबड़ रोग। यहाँ के लोगों की जो हड्डियां हैं बेटा वो कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर होकर शरीर है वो आगे की तरफ झुक जाता है, उम्र से पहले वो बूढ़े होने लग जाते हैं। तो इस रोग को बोलते हैं हम, भाई आदमी बाका होगो, क्यों होगो, बाका होगो, इसलिए इसी पट्टी को क्या बोलते हैं, बाका पट्टी। और कुबड़ निकल जाता है, यानी हड्डियां कमजोर होकर पीछे की साइड निकल जाती हैं, उसको कुबड़ निकलना बोलते हैं। आपके भी आसपास में कई लोगों को देखा होगा आपने। तो उस फ्लोरोसिस रोग के कारण, कुबड़ रोग के कारण, फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण इस बेल्ट के अंदर कुछ लोगों के अंदर क्या हो जाता है, बाका रोग हो जाता है, कुबड़ रोग हो जाता है, और उसी को क्या बोलते हैं हम, कुबड़ पट्टी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, कुबड़ पट्टी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट लगा देना कि कुबड़ पट्टी कहां पाई जाती है, नागौरी उच्च भूमि में पाई जाती है।
चले आगे। हाँ, तो देखो यहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, यहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, इसलिए यहाँ खारे पानी की ब्रेकिस वाटर झील है, खारे पानी की झीलें सर्वाधिक है। खारे पानी की झीलें क्या है, सर्वाधिक है। जैसे आपने देखा होगा डीडवाना झील है, कुचामन झील है ना, ये सारी झीलें कहाँ पे हैं, आपके कुचामन, डीडवाना, नागौर में ही पाई जाती हैं, सर्वाधिक हैं। ठीक बात है आगे। अरे समझ में आ गई क्या? देखो यहाँ पे एक पक्षी पाया जाता है बेटा, यहाँ पे क्या पाया जाता है, हरियल पक्षी पाया जाता है। कौन सा पक्षी पाया जाता है, हरियल पक्षी भी पाया जाता है। हरा तोता बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ऐसा तोता जो मनुष्य की तरह बात करता है। हरियल पक्षी की मात कहाँ पाए जाते हैं बेटा, आपके कुबड़ पट्टी या सॉरी नागौरी उच्च भूमि में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, नागौरी उच्च भूमि में पाए जाते हैं। तो ये आपकी नागौरी उच्च भूमि थी। आपको प्रवाह क्षेत्र पूछेगा, अपवाह क्षेत्र सॉरी विस्तार क्षेत्र पूछेगा, विस्तार क्षेत्र आपको नागौर बताना है, कुचामन, डीडवाना बताना है। क्यों नागौरी उच्च भूमि बोलते हैं इसको, क्योंकि ये मरुस्थल की औसत ऊंचाई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। कितना उठा हुआ है, 300 से 500 मीटर। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नागौरी उच्च भूमि बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है भैया, इसके अंदर कुबड़ पट्टी पाया जाता है, जो फ्लोरोसिस रोग के कारण होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ के पानी के अंदर लवणता की मात्रा ज्यादा है। लवणता की अगर हम बात करें तो लवणता में कौन सा तत्व ज्यादा है, तो फ्लोराइड ज्यादा है। कौन सा तत्व ज्यादा है, फ्लोराइड तत्व ज्यादा है। इसलिए इसके कारण यहाँ पे एक रोग हो जाता है जिसको हम फ्लोरोसिस रोग बोलते हैं, और इस फ्लोरोसिस रोग का दूसरा नाम है कुबड़ रोग। इस रोग के लक्षण क्या होते हैं कि इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां बाहर शरीर से बाहर की ओर निकलने लग जाती हैं, शरीर है वो कमजोर हो जाता है, शरीर कमजोर होकर आगे की तरफ झुकने लग जाता है, शरीर बाका हो जाता है। इसी पट्टी को हम क्या बोलेंगे, कुबड़ पट्टी बोलेंगे। कहां से कहां तक है, नागौर से लेकर अजमेर के बीच में ये फैली हुई है। कौन सी लवणता, फ्लोराइड की मात्रा के कारण। बताओ इतने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत। यहाँ पे खारे पानी की सर्वाधिक झीलें, क्योंकि लवणता ज्यादा तो खारे पानी की ज्यादा ज्यादा झीलें होंगी ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे एक पक्षी पाया जाता है, उसको बोलते हैं हरियल पक्षी। और ये हरियल पक्षी का मतलब हो गया हरा तोता, और ये मनुष्य की तरह बोलता है। ठीक बात है। हाँ चले आगे भाई, इतना समझ में आ गया होगा आपको शायद मेरे हिसाब से। अरे आ गया होगा इतना समझ में। चले आगे। चलो अगला लास्ट अपना बचा हुआ है शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। अगला 4 नंबर आप लगाएंगे शेखावाटी शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र, है ना, शेखावाटी इनलैंड एरिया। शेखावाटी इनलैंड एरिया का मतलब क्या हो गया, शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, बताओ देखें, बताओ। तो बेटा शेखावाटी के अंदर एक नदी बहती है यहाँ पे, कातली। कौन सी नदी बहती है, कातली नदी बहती है। इस कातली नदी के अपवाह क्षेत्र को हम तो क्या बोलेंगे, इसको तो हम बोलेंगे तोरावाटी। इसको तो क्या बोलेंगे, तोरावाटी। लेकिन इस शेखावाटी जो अपवाह तंत्र है, इसके अंदर जिले विस्तार कौन कौन से आएंगे, तो विस्तार की अगर मैं बात करूं तो शेखावाटी के तीनों जिले, चूरू, सीकर, झुंझुनू, और इसके अंदर कुछ भाग आता है उत्तरी नागौर का। किसका भाग आता है, उत्तरी नागौर का बेल्ट आता है। तो ये शेखावाटी उस भूमि में आता है। ठीक है, तो कातली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तो हम क्या बोलेंगे, तोरावाटी। और ये अगर ये पूरे बेल्ट दे दे तो आप क्या बोलोगे, शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। इसको अंतः प्रवाह क्षेत्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा ये जो कातली नदी है, ये झुंझुनू और चूरू के बॉर्डर पे जाते हुए क्या हो जाती है, आंतरिक प्रवाह में कन्वर्ट हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो ऐसी नदियां जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती उनको बोलते हैं अंतः प्रवाह की नदियां। तो यहाँ पे अंतः प्रवाह की नदियां ज्यादा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अंतः प्रवाह क्षेत्र बोलते हैं। आई होप इतना बात समझ में आ गई होगी। इसकी जो औसत ऊंचाई है ना बेटा, जो शेखावाटी उच्च भूमि है, इसकी औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 450 मीटर है। कितनी है, 450 मीटर है। किलोमीटर मत कर देना, है ना, किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। 450 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। 450 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब देखो इस क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, कुछ रण भी पाए जाते हैं। इसमें कुछ रण पाए जाते हैं, जैसे आपके ताल छापर वाला रण है, ताल छापर अभ्यारण्य है, वहां पे रण है। और ये ताल छापर कहाँ पड़ता है आपका, चूरू में, है ना। हाँ किस कहाँ पे है बेटा, चूरू में है। आगे चलें आगे, अरे चलें बताओ, है ना। हाँ भैया इसके अलावा बताओ, इसके अलावा जैसे आपका पड़ियाहारा, सुजानगढ़, ये आपके किस में आ जाएंगे, इसके रण है, रण के उदाहरण है ये। ताल छापर, पड़िहारा, सुजानगढ़, ये किसके क्षेत्र हैं, रण के क्षेत्र हैं, जो सर्वाधिक किस में पाए जाते हैं, चूरू में। शेखावाटी के अंदर सबसे ज्यादा रण किस में पाए जाते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। हाँ अब इसकी क्या पढ़ेंगे हम, कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। हर भौतिक प्रदेश की विशेषता पढ़ रहे हैं तो इसकी भी पढ़ लेंगे भाई, इसको पीछे क्यों छोड़े हम शेखावाटी से। तो शेखावाटी के अंदर पहला क्षेत्र होता है जोहड़। एक वर्ड यूज में लिया जाता है जोहड़। तो जोहड़ क्या होता है,
जल संग्रहण के कच्चे तालाब शेखावाटी में क्या कहलाते हैं? जोहड़ कहलाते हैं, है ना। जल संग्रहण के जो कच्चे तालाब हैं या कच्चे कुएं हैं उनको क्या बोलेंगे हम? कच्चे तालाब बोल दो या कच्चे कुएं बोल दो, उनको हम क्या बोलेंगे? जोहड़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? जोहड़े बोलते हैं। अब देखो दूसरा अपना एक वर्ड आता है बीड़। बीड़ क्या है? बीड़ होता है, वो होती है चरवाह भूमि। चरवाहा भूमि को हम क्या बोलेंगे? शेखावाटी में चरवाहा भूमि को हम क्या बोलते हैं? बीड़ बोलते हैं। चरवाहा भूमि को हम क्या बोलते हैं? बीड़ बोलते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल है बीड़ अपने, जैसे बगड़ बीड़ है, सबसे फेमस बीड़ कौन सा है? बगड़ बीड़। ये कहां पे है बेटा? झुंझुनू में। कहां पे है? उसके बाद में फतेहपुर बीड़ है। कौन सा बीड़ है? फतेहपुर। ये कहां पे है? सीकर में है। फतेहपुर बीड़ है, सॉरी बगड़ बीड़ है, ये आपकी क्या है? बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है बीड़ के। ठीक बात है। अरे चलें आगे, चलें। अब तीसरा हमने देखा था तोरावाटी। तीसरा हमने क्या देखा? तोरावाटी। तो तोरावाटी किसको बोलेंगे? झुंझुनू व सीकर में, झुंझुनू व सीकर में कातली नदी का अपवाह क्षेत्र। कौन सी नदी का अपवाह क्षेत्र? कातली नदी का अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है। नंबर 4 हम बात करें सर। सर क्या होता है? सर होता है मानसून के समय, मानसून के समय बने छोटे तालाबों को हम क्या बोलेंगे? शेखावाटी में उसको क्या कहा जाता है? सर कहा जाता है। बताओ इतने में कोई दिक्कत है क्या? अरे इतनी इतनी चीजों में कोई दिक्कत है क्या? आपको इंपॉर्टेंटली क्या याद रखना? देखो जोहड़ याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। बीड़ भी बहुत बार पूछा गया है। जड़ और बीहड़, सॉरी बीड़ और जोहड़ दोनों याद रखने हैं। उसके बाद में आपका इसका जो विस्तार है वो भी आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। तो ये आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला बेल्ट कंप्लीट है। अर्ध शुष्क वाला आपका क्या है? कंप्लीट है। चलें आगे। अरे आगे चलें क्या? बताओ। ये अपना मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल दोनों क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब देखो मरुस्थल अपना कंप्लीट हो गया, तो मरुस्थल की कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं, है ना। मरुस्थल से संबंधित अगला पॉइंट लिखेंगे, मरुस्थल से संबंधित, मरुस्थल से, मरुस्थल से संबंधित शब्दावली। मरुस्थल से संबंधित शब्दावली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट ठोक देना। यहां से पर्सन कंफर्म आएगा बेटा, कंफर्म आएगा। यहां से पर्सन इंपॉर्टेंट ठोक देना। ठोक देंगे सर, ठोक देंगे, कोई बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ठोक देंगे इसको, है ना। मरुस्थल से संबंधित शब्दावली, है ना। चलें आगे। भाई सारे बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं कमेंट करके और अपने चैनल को है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। हाँ अब देखो पहला हम देखते हैं, पहला पॉइंट इसके अंदर हम देखते हैं पलाया। कौन सी झील? पलाया झील। इसी का दूसरा नाम होता है खड़ीन झील। क्या होती है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे बेसिक से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है। गारंटी लेता हूं आरएस प्रीलिम्स के मैं क्वेश्चन मैच करवा दूंगा। आरएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन मैच करवा दूंगा, विश्वास कर लेना आप, ठीक है। सीईटी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन बेसिक से तैयारी करेंगे, एनसीईआरटी बेसिस तैयारी करेंगे, मूल किताबों से अगर तैयारी करेंगे तो हो जाएगा और हम कर सकते हैं, है ना। हाँ एल्गोरिथम मन में ऐसा होना चाहिए कि होना चाहिए, ठीक है। जैसे वो अभी इंस्टाग्राम पे चल रहा है ना कि आर्यन केल्विन का नाम लो और वीडियो वायरल, क्योंकि उसके नाम पे एल्गोरिथम लगा है। लेकिन एल्गोरिथम आपका ऐसा होना चाहिए, आपका एल्गोरिथम यही है कि आप पेपर का नाम लो और हम क्लियर कर दें। आर्यन केल्विन बनना, आपको आपकी पढ़ाई को आर्यन केल्विन बनाना है ना। कि आप किसी भी आपको कोई पेपर दे दें और उसमें आप सिलेक्ट हो जाओ, बस यही आपके लिए एल्गोरिथम होता है। वही चीज़ें सुकून भरी होती हैं, वही रातें सुकून भरी होंगी। उस रात आपको नींद भी नहीं आएगी जिस रात आपके घर पे आपके सिलेक्शन का, आपके चयन का जश्न मनाया जाएगा। उस दिन आपकी आंखों में ना तो नींद होगी, ना आपकी आंखों में कोई थकान होगी। तो मैं ये चाहता हूं कि आज वो थकान, आज वो जुनून अगर आज अपने दिल में बसा लिया ना, तो एक दिन वो जश्न की रात आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो मेरे साथ अगर आप तैयारी करोगे, विश्वास रख के अगर तैयारी करोगे तो हो जाएगा, कर लेंगे, विश्वास है ना।
चलें आगे। हाँ बस चलें। देखो, पलाया झील या खड़ी झील क्या होती हैं? पलाया झील या खड़ी झील क्या होती हैं, दोनों में डिफरेंस देखना है ना। हाँ अब देखो, जैसे ये मरुस्थल के दोहरे हैं, है ना, मरुस्थल के क्या है, ये दोहरे हैं, मरुस्थल के दोहरे हैं। और इन मरुस्थल के दोहरों में अगर बारिश हो गई, है ना, क्या हो रही है, बारिश हो रही है, झिमझिम झिमझिम झिम, और यहाँ पे क्या बन गई बेटा, झील बन गई। इन दोनों झीलों के बीच में झील बन गई, और माटी कैसी है, लवणता है, तो लवणीय झीलों को क्या कहते हैं हम? यानी मरुस्थल में अस्थायी रूप से बनी लवणीय झीलों को हम क्या कहेंगे, पलाया या खड़ीन झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़ीन झील कहा जाता है। अब देखो, सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं ये? तो सर्वाधिक आपके ये सर्वाधिक मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ है? जैसलमेर। तो सर्वाधिक पलाया झील कहाँ पे है? जैसलमेर में। कहाँ पे है? जैसलमेर में है। चलें आगे। अरे चलें। अब देखो, एक वर्ड यूज में लेना यहाँ पे, खड़ीन करसी। कौन सी करसी? क्या होती है बेटा खड़ीन करसी? तो इन पलाया झीलों में जो मिश्रित करसी की जाती है, मिश्रित मतलब दो तीन अनाजों को एक साथ, है ना, मिश्रित कृषि को क्या कहते हैं हम? खड़ीन कृषि कहते हैं। ये किसके द्वारा चालू की गई थी? ये बेटा पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा चालू की गई थी। किनके द्वारा? पालीमाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई थी। किनके द्वारा? पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई थी। आपको याद होगा, अगर आपको सर हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको जरूर बताएंगे कि पालीवाल ब्राह्मणों ने वासुदेव चौहान को बुलाया था ताकि हमारी रक्षा कर सके, तो वही वासुदेव चौहान है, वही पालीवाल ब्राह्मण है। पाली के क्षेत्र में रहा करते होंगे और इसीलिए उनका नाम पालीवाल ब्राह्मण पड़ गया। और ये समय के साथ साथ वो कहाँ विस्थापित हो गए? जैसलमेर वाले मरुस्थल वाले बेल्ट में शुरू हो गए। तो ये खड़ीन कृषि वो करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पे मरुस्थल में पानी की मात्रा कम होती है। जैसे ही ये पलायन झीलें बनती हैं, उसमें क्या डाल देते थे? अनाज के बीज डाल देते थे, और वहीं पे खेती हो जाती थी। 5-6 प्रकार की मिश्रित खेती करती थी, उसको क्या बोलते हैं? खड़ीन कृषि बोलते हैं, मिश्रित कृषि बोलते हैं। इंपॉर्टेंट लगा देना इसको। खड़ीन कृषि पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई थी। अरे ठीक बात है ना। चलें आगे। अब देखो, अगला पॉइंट हमें याद रखना है। एक होता है बेटा थली, और एक होता है तली। थली और तली। घर पे थली होती है क्या? अरे थली होती है। तल तो जानते हो, तल, तल का मतलब होता है सबसे नीचे का भाग। तो जैसे ये मरुस्थल है आपका, तो मरुस्थल का सबसे नीचे का जो भाग होता है उसको तो बोलते हैं हम तली, और जो ऊपर का भाग होता है उसको बोलते हैं थली। उसको क्या बोलते हैं? बोला ना, घड़ा की थड़ी ऊपर होनी चाहिए, है ना, और घड़ा को तल नीचे होना चाहिए। मतलब जो तली है वो निचला भाग होता है। यानी तली किसको बोलेंगे हम? निचला मरुस्थल। किसको बोलेंगे? निचले मरुस्थल को हम क्या बोलेंगे? तली। और ऊपरी मरुस्थल को हम क्या बोलेंगे? थली। ऊपरी मरुस्थल को हम क्या बोलेंगे? थली। तो ये भी आप रख लेंगे, तली और थली। ठीक बात है। चलें आगे। हाँ चले। अब देखो, ये थली है ना, थली, ये सर्वाधिक कहाँ पे? आपके चूरू और बीकानेर में। और चूरू और बीकानेर में होने के कारण यहाँ पे किसी प्रकार की कोई नदी नहीं है, क्योंकि ऊंचा भाग है, वहां नदी चढ़ेगी नहीं। इसलिए चूरू और बीकानेर में किसी प्रकार की नदी नहीं है। चूरू और बीकानेर में एक भी नदी नहीं है। आप ये भी याद रख लेना, अपवा क्षेत्र में पढ़ा देंगे इसको आप, इंपॉर्टेंट लगवा के। नंबर 4 आप पढ़ेंगे, रन या टाट। क्या पढ़ेंगे? रन या टाट। ये भी इंपॉर्टेंट। रन या टाट, ये भी इंपॉर्टेंट है। रन या टाट क्या होता है? जल संग्रहण की विधि को क्या कहते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में जल संग्रहण की विधि को हम क्या बोलेंगे? जल संग्रहण के लिए बनाए गए जो आपके क्या है, कुएं हैं, छोटे तालाब है, उनको हम क्या बोलेंगे? रण या टाट बोलते हैं, है ना। अनुपजाऊ भूमि झीलों को क्या कहते हैं? रण या टाट। सॉरी 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 सॉरी, वो तो टाक्का होता है। क्या होता है? अरे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ये क्या होती है? रण या टाट। इनको बोलते हैं लवणीय जो झीलें होती हैं। लवणीय झीलों को क्या कहते हैं हम? लवणीय झीलों को या दलदली क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? रण या टाट कहा जाता है। रण या, जैसे कच्छ का रण है ना, खंबात की खाड़ी का रण है, तो ये रण या टाट क्या कहलाते हैं? लवणीय झीलों को या फिर दलदली क्षेत्र के झीलों को क्या कहा जाता है? ये बताओ। अगर लवणीय होगी तो क्या होगी? अनउपजाऊ होगी। क्या होगी? अनउपजाऊ भूमि को भी, जो दलदली हो चुकी है उसको क्या बोलेंगे हम? रण या टाट बोलते हैं। फिर अगला टाका लिख लो। टाका क्या है? ये मरुस्थलीय क्षेत्र में जल संग्रहण की विधि है। जल संग्रहण की विधि है मरुस्थलीय क्षेत्र में। जल संग्रहण की विधि को हम क्या बोलते हैं? टाका बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टाका बोलते हैं। चलें आगे।
अरे चलें क्या आगे? तो राजस्थान में जो सर्वाधिक जो रण है, ये भी थोड़ा सा लिख लेना। सर्वाधिक जो रण है, सर्वाधिक कहाँ पे है? जैसलमेर और बाड़मेर में। सर्वाधिक कहाँ पे है? जैसलमेर और बाड़मेर में। आगे देखो, नंबर 6, एक होता है नखलिस्तान। क्या होता है नखलिस्तान? इसमें वर्ड आ रहा है नकली। अगर मरुस्थल के अंदर आपको हरियाली दिख जाए तो आपको ऐसा लगेगा ना नकली चीज पड़ी है। और मान लो चौरे मेरे दोरा ही माटी माटी अरबी के बीच में एक हरियाली क्षेत्र है, वो था नकली सो कौन लगेगी? अरे मान लो 50 टापर बैठे हैं और गंजाई गंजाई सगड़ा, और भी में एक बड़ा आदमी बैठा देना, वो तना नकली सो कौन लगा के माहौल। सेम कंडीशन, सेम पॉइंट, सेम टाइम, सेम जगह, अगले यो दिन नकलिस्तान आ गए। तो ये पूरा मरुस्थल है। इस मरुस्थल के बीच में, इस मरुस्थल के बीच में जो हरा भरा क्षेत्र है ना, जो हरा भरा क्षेत्र है उसको हम क्या बोलेंगे? इस हरे भरे क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? सॉरी सॉरी बेटा सॉरी। इस बीच में हरे भरे क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? तो मरुस्थल के बीच, ये मरुस्थल है, इस मरुस्थल के बीच हरे भरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मरुस्थल में हरे भरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नखलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब बताओ, हरी भरी क्षेत्र कहाँ होगा? जहां पे जल बेसिन होगा। कहाँ होगा भाई? जहां जल बेसिन होगा या फिर कोई झील होगी, ऐसी जगह पे होगा। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको बता दूं मैं, बता दूं क्या इसका एग्जांपल है? जैसे बीकानेर वाली कोलायत झील। कौन सी झील? चारों तरफ मरुस्थल, मरुस्थल बीच में झील है, तो वहां पे हरा भरा क्षेत्र हो गया, तो वो कोलायत झील इसका आंसर हो गया। हो गया क्या? एक झील है जिसका नाम है गजनेर, ये भी कहाँ है? बीकानेर में है। उसके बाद में गड़ीसर झील। कौन सी झील? गड़ीसर झील। कहाँ पे है गड़ीसर झील? जैसलमेर में। कहाँ पे है? तो ये तीनों एग्जांपल किसके हैं? नखलिस्तान। नखलिस्तान क्या होता है? इंपॉर्टेंट लगा देना। नखलिस्तान होता है कि जल बेसिन, मरुस्थल के अंदर जल बेसिन या पानी वाले क्षेत्र के आसपास में हरियाली का उगना, या हरियाली का क्षेत्र या हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है? नखलिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? नखलिस्तान कहलाता है। अरे ठीक है क्या? चले आगे। अगला 7 नंबर पॉइंट लगाएंगे, बालसन। 7 नंबर क्या होता है? बालसन। क्या होता है बालसन? बताओ क्या होता है बालसन? देखो, मान लो ये चारों तरफ पहाड़ियां हैं। ये क्या है? पहाड़ी एक, ये भी पहाड़ी है। और इन पहाड़ियों के बीच में अगर बारिश हो गई और बारिश होने से पानी इकट्ठा हो गया, यानी पहाड़ियों के मध्य बनी झीलों को क्या कहेंगे? अब तो अगर पहाड़ियों के बीच में बनेंगी तो कैसी बनेंगी? मीठे पानी की भी बन सकती हैं और खारे पानी की भी बन सकती है। दोनों प्रकार की बन सकती हैं। मीठे पानी की भी बन सकती हैं और खारे पानी की भी बन सकती हैं। तो पहाड़ियों के बीच में, मरुस्थलीय क्षेत्र में पहाड़ियों के बीच में बनने वाली झीलों को हम क्या कहते हैं बेटा? बालसन कहते हैं। क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। यानी पथरीली जमीन पर बनने वाली झीलें क्या कहलाएंगी? बालसन। मरुस्थल में, मरुस्थल में पथरीली जमीन पर बनने वाली झीलें, बनने वाली झीलें क्या कहलाती हैं? बालसन कहलाती हैं। बनने वाली झीलें क्या कहलाती हैं बेटा? बालसन कहलाती हैं। अब देखो अगला पॉइंट 8 नंबर अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट थोक देना इसको। बाप बोल्डर कले। देखो, बोल्डर क्या होता है और कले क्या होती है? बोल्डर का मतलब होता है कंकड़ पत्थर। क्या होते हैं? कंकड़ पत्थर। और कले का मतलब होता है मिट्टी। क्या होती है? मिट्टी, चिकनी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जिसको बजरी बोलते हो आप। तो ये बाप का मतलब हो गया, बाप एक जगह है। बाप क्या है? एक जगह है जो कहाँ पे है? फलोदी में। कहाँ पे है बेटा? तो ये बाप बोल्डर कहाँ पे स्थित है? बाप जगह कहाँ पड़ती है? फलोदी में।
तो बेटा यहाँ पे पहले एक नदी हुआ करती थी, सरस्वती, मर्त नदी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे अवशेष मिले हैं, क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं, किसके? कंकड़ पत्थर और मिट्टी की। इनको क्या बोलेंगे? नदी अवसाद। क्या बोलेंगे? नदियों द्वारा बहा कर लाए गए थे भाई ये। तो ये नदी अवसाद यहाँ पे मिले हैं, और इन्हीं के कारण इसको क्या कहा जाता है? बाप बोल्डर कहा जाता है। इन बाप बोल्डर का जो ये बोल्डर है, इन बोल्डर का जो निर्माण काल है, इनका जो निर्माण काल है उसको परमो कार्बोनीफेरस काल बताया गया है। क्या बताया गया है? परमो कार्बोनीफेरस काल बताया गया है। तो बाप बोल्डर जो आपका क्या है ना, इनका जो निर्माण काल है वो क्या है आपका? हाँ। फिर उसके बाद में हम देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर आपको याद रखना है पीवणा। क्या याद रखना है? पीवणा क्या है? सांप की प्रजाति। क्या है बेटा? सांप की प्रजाति, मैंने समझा रखा है पिछली क्लास में। उसके बाद में 10 नंबर आप याद रखेंगे, और वो आप याद रखेंगे मरुस्थल का मार्च। क्या याद रखेंगे? मरुस्थल का मार्च। मरुस्थल का मार्च का मतलब है अपर्दन द्वारा, अपर्दन द्वारा मरुस्थल का, मरुस्थल का विस्तार। अपर्दन द्वारा मरुस्थल का विस्तार क्या कहलाता है? मरुस्थल का मार्च कहलाता है। या मरुस्थल का आगे बढ़ना या गतिशील होना क्या कहलाता है? मरुस्थल का मार्च कहलाता है। इसकी दिशा किससे की साइड है? देखो ये अपना राजस्थान है, मैं इसे बना देता हूँ नॉर्मली एक बार, ठीक है। ये आपका पश्चिम है, ये आपका दक्षिण है, और ये आपका उत्तर है, और ये आपका पूरब है। तो मरुस्थल का मार्च ऐसे होता है। कैसे होता है? ऐसे, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इसकी दिशा पूछे तो क्या बताना बेटा आपको? इसकी दिशा पूछे तो क्या बतानी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। मरुस्थल का मार्च किस दिशा में होता है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ होता है ये? सर्वाधिक कहाँ होता है बताओ, देखे सर्वाधिक कहाँ होता है? हम्म तो इसका सर्वाधिक कारण क्या हो जाएगा आपका? सर्वाधिक इसमें योगदान कौन देते हैं? मैंने आपको बताया था सर्वाधिक योगदान देते हैं बरखान। कौन से देते हैं? बालू का स्तूप। बरखान बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप, ठीक है। तो ये अपना मरुस्थलीय पार्ट है। पहला जो अपना भौतिक प्रदेश है थार का मरुस्थल, वो कंप्लीट हो चुका है। कल हम पढ़ेंगे अरावली भौतिक प्रदेश, अरावली पर्वतमाला। और इस प्रकार हम, अगर आपको ये क्लासेस समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएंगे। कंटेंट है आपको 1A1 ही मिलेगा, डे 1 से A1 मिलेगा, एंड तक आपकी क्लासें हैं वो प्रॉपर चलेंगी। आप आराम से बिल्कुल धैर्य से अपने नोट्स बना सकते हैं, बेझिझक होकर आप जो भी एग्जाम आपके सामने है वो दे सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय राजस्थान, जय भारत। थैंक यू।